दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये प्रश्न यूपीपीसीएस, राज्य सेवाओं, बैंक, एसएससी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, समीक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और संभावित भी हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। दोस्तों वीडियो के अंत में आपके लिए 2 प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन, राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान के पॉलिटी टॉप 100 क्वेश्चंस। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, संविधान का जनक की संज्ञा किसे दी जाती है? तो संविधान का जनक की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी संविधान सभा में, जिसमें श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित आदि महिलाएं शामिल थीं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था, यानी किस आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर भारतीय संविधान सभा का यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कुल 7 सदस्य थे। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है संविधान के निर्माण के लिए जो प्रारूप समिति थी उसके कुल कितने सदस्य थे। तो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था, विधिका शासन, कैबिनेट सिस्टम यानी मंत्रिमंडलीय शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनी व्यवस्था आदि व्यवस्थाएं किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई हैं? तो ये ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय सिस्टम, एकल नागरिकता, द्विसदनी व्यवस्थाएं आदि ली गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम संसद को सर्वोच्च बोलते हैं, नहीं, ये उत्तर गलत है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यानी अपने यहाँ संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जबकि ब्रिटेन के संविधान में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। अगला प्रश्न, संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं मूल रूप में? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो भारत के मूल संविधान में अगर पूछता है तो आपको प्रश्न पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो आप उत्तर 12 लगा के चले आएंगे, जो गलत है। वो मूल में पूछ रहा है तो पहले केवल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। और अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन के लिए किस अनुसूची में संशोधन करना अत्यावश्यक या आवश्यक ही होता है? तो ये पहली अनुसूची। तो नए राज्यों के गठन के लिए पहली अनुसूची में ही संशोधन करना जरूरी होता है। पहली अनुसूची में संशोधन होगा ही होगा। अगला है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में प्रथम बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। जब संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, वो कौन कौन से शब्द हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द थे, 3 शब्द जोड़े गए थे उद्देशिका में। तो प्रश्न ये पूछता है कि उद्देशिका में प्रथम बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था और 3 नए शब्द जोड़े गए थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है? तो संविधान में हमारे देश का नाम इंग्लिश वर्जन भी है और हिंदी वर्जन। इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो संविधान में हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों है। अगला प्रश्न, 1947 के पूर्व भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं था, क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश क्राउन का अधीन था, ब्रिटिश क्राउन के शासन था, अधीन में था, और यहाँ पर जो भारत की जनता है उसके अधीन शासन यहाँ का नहीं था, इसलिए भारत 1947 यानी 15 अगस्त 1947 के पूर्व ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं था। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान किस देश की देन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है लिखित संविधान। सबसे पहले लिखित संविधान का जो कॉन्सेप्ट था या अवधारणा थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही प्रचलन में आई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन प्रश्न यदि आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर ये प्रश्न आए कि डॉक्टर अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो ये अनुच्छेद 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है उसे अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे या फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका वर्णन अनुच्छेद में कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप कब अंगीकृत किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप का अंगीकरण या स्वीकरण किया गया था। पिंगाली वेंकैया जो थे भारत के ध्वज के निर्माता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 1 का सब सेक्शन 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो संविधान जो है राज्यों का संघ घोषित करता है भारत को। संविधान का अनुच्छेद 1 का सब सेक्शन 1 भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट घोषित करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी? तो ये था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा जो मतदान या वोट देने की आयु सीमा है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी। अगला प्रश्न, किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने या उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो संसद को किसी राज्य की सीमा बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने या उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया? तो ये था 69th यानी 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 36वां संविधान संशोधन था 1975 के द्वारा भारत को पूर्ण 22वां राज्य, भारत का 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया था। जबकि एक प्रश्न ये बनता है कि सिक्किम को भारत संघ में कब शामिल किया गया था? तो भारत संघ में 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसे सह राज्य के रूप में शामिल किया गया था, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और ये भारत का 22वां राज्य था। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की संख्या कुल कितनी है? तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर राज्य जो था, जम्मू कश्मीर राज्य था पहले, तब 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में, जम्मू और लद्दाख में जो इसका दो यूनियन टेरिटरीज यानी 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए। तो उस आधार पर राज्य की संख्या 1 कम हो गई, 29 से 1 हो गया 28 और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे तो अब उनकी संख्या 9 हो गई है। तो आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य जो गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था और भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी यानी सिटीजनशिप संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भाग 2 है। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण संविधान में कितने मूल अधिकारों की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, जबकि जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त करके वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता खत्म कर दी गई थी और इसे अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 32 में वर्णित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया गया है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी देश में एक भी बार नहीं घोषित की गई है। अगला प्रश्न, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है। संविधान का भाग 3 है और अनुच्छेद 12 से 35 इसके अंतर्गत संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये था पंजाब। पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या इसे यूं कहें कि प्रेस की स्वतंत्रता या अखबार छापने की स्वतंत्रता, इसमें सभी शामिल है? तो ये अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। आपको बताना है कि किस सब सेक्शन में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जबकि ये संविधान का अनुच्छेद 19 है। इसमें भाषण, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो प्राथमिक शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार बनाया गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। इसके पहले शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं था। 86वें यानी 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 4 जो कि इसमें अनुच्छेद 36 से 51 सम्मिलित हैं, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? तो संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व जिनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में है, इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40 है और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? यानी संविधान की व्याख्या या अंतिम विवेचन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला प्रश्न एक कोटेशन है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये KT शाह का कथन है। अगला प्रश्न, किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। पहले क्रम से होता है, यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है तो उसका पद उपराष्ट्रपति धारित करता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का पद संभालता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। पहले 10 थी। 11वां जो मूल कर्तव्य है इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख।
अगला प्रश्न देखते हैं, मूल कर्तव्यों में को संविधान में एक नए अध्याय के रूप में किस समिति की संस्तुति पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था और मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ गणराज्य से लिया गया है। किसी प्रस्ताव या विधेयक के संबंध में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष किसी प्रस्ताव या विधेयक के संबंध में निर्णायक मत देता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, इलेक्टोरल जो कमेटी होती है, निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति का, उसमें कौन शामिल होता है? तो महत्वपूर्ण है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब आपको बताना है कि कौन नहीं शामिल होता है। तो संसद के दोनों सदनों में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नहीं शामिल होते हैं और जिन राज्यों में राज्य विधान परिषदें हैं उनके सदस्य नहीं शामिल होते हैं, न तो राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार प्राप्त है। कोई व्यक्ति कितनी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री रह सकता है? तो ये अवधि है 6 माह तक। 6 माह तक कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री रह सकता है। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो ये राज्यसभा है। राज्यसभा या उच्च सदन को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है और राष्ट्रपति के पद त्यागपत्र अथवा पद खाली हो जाने की स्थिति में उसका पद भी उपराष्ट्रपति ही धारित करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? तो अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 ये स्थगित नहीं होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 के तहत वो स्थगित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? तो प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 64 यानी 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर जो आप क्लियर हैं तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी जो सदस्य शामिल होते हैं उनके बारे में स्पष्ट हो जाइए कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों, और इसमें विधानसभाओं के और विधान परिषदों के नहीं होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो उसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये निम्न सदन या लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण या वार्षिक बजट पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर किसी विधेयक के बारे में निर्णय करता है कि ये धन विधेयक है अथवा नहीं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, और राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? तो लाभ के पद का निर्धारण केंद्र में संसद करती है और राज्यों में विधानमंडल, और कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग की संस्तुति के आधार पर केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल इसका निर्णय करते हैं और उसको पद से हटा सकते हैं।
अगला प्रश्न है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न इसी पे आधारित है कि संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो ये अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा से तात्पर्य अधिकार पत्र से होता है, तो भारत के संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकारों के भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च पदधारी सिविलियन अधिकारी कौन होता है? तो वो कैबिनेट सचिव या मंत्रिमंडल सचिव सर्वोच्च पदधारी होता है, ये भारत का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कुल 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के। अगला प्रश्न है, लोकसभा का स्थगन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर करता है, जबकि 17वासान और विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का 17वासान और विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति? दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को सौंपता है। ये भी एक प्रश्न होता है कि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा या राज्यसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो अनुच्छेद 100 और पार्ट 3 अनुच्छेद 100 सब सेक्शन 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10वां भाग या 1/10वां भाग होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 343 भारतीय संघ की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा का अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का अधिवेशन जो पहला अधिवेशन था ये 13 मई 1952 को हुआ था। आपको बताना है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही आसान है और कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका था है। लोकसभा के पहले स्पीकर या अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचन हेतु किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष है लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 84 ख में किया गया है। उसी प्रकार राज्यसभा के निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण है। कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है? यानी किस राज्य से सर्वाधिक सांसद लोकसभा में भेजे जाते हैं? तो लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के द्वारा भेजे जाते हैं। लोकसभा में इसके 80 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में 31 सदस्य यहाँ से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कंफ्यूजन में रहेंगे, लेकिन प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? तो वो अपना शपथ एक लोकसभा सदस्य के रूप में ले चुका रहता है, इसलिए। और लोकसभा के सदस्य आपस में मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इस कारण लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वो MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा सदस्य के रूप में अपने पद की शपथ ले चुका रहता है।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो ये कुल 12 सदस्य होते हैं जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं। 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में किसके प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं? तो ये है दिल्ली और पुडुचेरी। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं, जबकि अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नहीं। कल हमने एक प्रश्न दिया था कि देखा था कि भारत में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। एक बार आप उसको देख लीजिएगा, उसमें अभी तुरंत बदलाव हुआ है, जल्द ही बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटन का प्रावधान है? तो राज्यसभा के लिए राज्य और संघ राज्य के क्षेत्रों में आवंटन का प्रावधान संविधान की 4थी अनुसूची में है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का एकांतिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा है। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया गवर्नमेंट के सेवाओं के सृजन का एकांतिक अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न, किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत की उच्चतम विधायी संस्था कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था संसद है, और भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। भारत की उच्चतम विधायी संस्था संसद या पार्लियामेंट है, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न है, शून्यकाल या 0 आवर का समय काल कितना होता है? तो इसका समय काल 1 घंटे होता है, और दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में यदि दोनों सदनों में कोई मतभेद होता है तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था इसके अंतर्गत है। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय करता है। अगला प्रश्न, 1 वर्ष में संसद की कितनी बार बैठक होना अनिवार्य है या आवश्यक है? तो ये संख्या है 2 बार, क्योंकि नियम ये है कि संसद 6 माह के अंतर के 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए संसद की 2 बैठकों के बीच का समय, तो इसलिए 1 वर्ष में संसद की 2 बार बैठकें होना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? यानी भारत में सर्वोच्च सत्ता जिसे हम संप्रभुता या सॉवरेनिटी कहते हैं, तो ये भारत की जनता में निहित है। हम भारत के लोग यानी पीपुल्स ऑफ इंडिया में भारत की सर्वोच्च सत्ता निहित है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार यानी RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो कब से लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जिसे 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मत देने का अधिकार देता है? नागरिकों को मत देने या मतदान का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का
प्रावधान है। और इसी आधार पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना उसमें कहा गया है, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर ये पूछ सकता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मत देने का अधिकार देता है, तो ये है अनुच्छेद 326। इसके तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान है लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है, जो कि सभी लोकसभा से ही लिए जाते हैं और ये सबसे बड़ी समिति है, यानी सदस्य संख्या के मामले में ये सबसे बड़ी समिति होती है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था? तो ये संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 52वां संविधान संशोधन 1950 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी निपटारों का निपटारा करता है। अगला प्रश्न, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक, संविधान का संरक्षक या संविधान का अभिभावक यानी गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का रक्षक, संरक्षक या अभिभावक होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उनके पद की शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? तो ये आयु होती है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की एज 65 वर्ष होती है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? अनुच्छेद 129, जो कि उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। जिस प्रकार से संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा घुमावदार है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और यही उम्र है जो कि किसी लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम एज जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा सदस्य जो है वो न्यूनतम आयु उसकी 25 वर्ष है निर्वाचन के लिए, और यही प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु है। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार देता है? यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों का या कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकता है, उसमें कोई त्रुटि या कमी तो नहीं रह गई है और उसमें संशोधन कर सकता है। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होती है और इसका जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 137 में किया गया है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से विधिक मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इन अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था और इसी अनुच्छेद को सर्वोच्च न्यायालय
इसी अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद को विश्व की संसदों की जननी कहा जाता है, यानी मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स किस देश की संसद को कहा जाता है? तो ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम संसदात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई और इसी कारण ब्रिटेन की संसद को विश्व के संसदों की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना उसे कितने दिन पूर्व दी जानी होती है? तो ये है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना उसे 14 दिन पहले दी जानी होती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया उल्लिखित है? तो संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में है। अगला और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 18 राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल है। राज्य का कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। जिस प्रकार से संघ का कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य का कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये है अनुच्छेद 155। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी जो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस है, इसका अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक होता है? तो ऑर्डिनेंस जो राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी है, उसका अनुमोदन राज्य की विधायिका द्वारा होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, क्या राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? तो नहीं, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, उस तरह से राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी राज्य का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो भारत की नागरिकता या सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए जो शर्तें हैं, उसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जिनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि विधान परिषद को भंग या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये एक अस्थायी सदन होता है। अगला प्रश्न है, विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। विधान परिषदों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 171 में किया गया है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण कथन है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह कथन किसके लिए है? तो ये कथन भारत के राष्ट्रपति के लिए है। यह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल का गठन किससे होता है? तो राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, ये अनुच्छेद 168 में वर्णित है कि राज्य का जो विधानमंडल होता है उसका गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे संसद के जो 3 अंग होते हैं वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार जो राज्य विधानमंडल है उसके गठन में 3 अंग होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ विधानसभा और राज्यपाल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है? तो सबसे छोटी विधानसभा है पुडुचेरी की, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर 30 सीटें हैं और राज्यों में देखा जाए तो सिक्किम है सबसे छोटी विधानसभा, जहाँ पर 32 सीटें हैं।
अगला प्रश्न है मत देने का अधिकार यानी राइट टू वोट, ये किस प्रकार का अधिकार है? तो राइट टू वोट हम लोगों का पॉलिटिकल राइट है यानी राजनीतिक अधिकार है मत देने का अधिकार। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न किसी राज्य में विधान परिषद के स्थापना और विघटन का अधिकार किसे है? तो विधान परिषदें जो होती हैं राज्य में, सभी राज्यों में नहीं हैं और किसी राज्य में विधान परिषद के स्थापना और उसके विघटन का अधिकार संसद को होता है, जो कि अनुच्छेद 169 में वर्णित है। अगला प्रश्न किसी राज्य के विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो किसी राज्य के विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 होती है, लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद हैं। अगला प्रश्न किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो वित्तीय आपात की घोषणा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 360 में है, जिसके तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार राज्यों के न्यायिक प्रशासन के शीर्ष पर कौन स्थित है? तो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय संविधान के अनुसार राज्यों के न्यायिक प्रशासन के शीर्ष पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कब किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 है 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष किया गया था। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इम्पॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि राज्यपाल करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है। तो चाहे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय, दोनों ही न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार करने का अधिकार किसे है? तो वो अधिकार संसद को है। मान लीजिए कोई उच्च न्यायालय है और किसी राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है, तो उस राज्य के भी न्यायिक कार्य की जिम्मेदारी संसद किसी एक विशेष उच्च न्यायालय को डाल सकता है। तो इस प्रश्न का तात्पर्य यही है कि उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार का अधिकार संसद को है। अगला प्रश्न वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। लेकिन अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? पहले आपने पढ़ा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मैं स्टार बना दे रहा हूँ, आप इसको इम्पॉर्टेंट है कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा अलग से कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन यदि उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त जज है तो उसको पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में संविधान के संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उनका उल्लेख कहाँ होता है? तो उनका उल्लेख होता है समवर्ती सूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां हैं जिसमें संघ सूची के विषयों पे केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची पर राज्य बनाता है, लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि जो केंद्र और राज्य के कानूनों में कोई समस्या आती है तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है। अगला प्रश्न केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति RS
सरकारिया थे। और एक प्रश्न और पूछता है कि सरकारिया आयोग कब गठित किया गया था। तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 1985 में दी थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारिया आयोग न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया के अध्यक्षता में गठित कमेटी थी, जिसकी जो गठन है 1983 में किया गया था और 1985 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। अगला प्रश्न है, आपात उपबंधों की व्यवस्था भारत के किस संविधान में वर्णित है। तो आपातकालीन जो उपबंध हैं वो संविधान के भाग 18 में वर्णित है। अगला प्रश्न, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर होना चाहिए। तो कोई आपातकाल अगर लगाया जाना है तो उसकी घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर की जानी चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि सर्वाधिक संशोधन इस संशोधन के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है संविधान के साथ धोखा है, ये प्रसिद्ध विचारक के.एम. नाम्बियार का कथन है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द कब प्रतिस्थापित किया गया था। तो आपात की उद्घोषणा जो है वो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे होती है, जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णित है। लेकिन मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में था युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। 22 नवंबर 1951 को प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी अनुशंसा से होता है। तो केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा वित्त आयोग के अनुशंसा से होता है और वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष पे किया जाता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। योजना आयोग को समाप्त करके नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आयोग एक थिंक टैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई है, जो कि 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 315 है। इसके तहत संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना कब की गई। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं। तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। संविधान के भाग 15 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो ये है अनुच्छेद 324। इसके तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है और निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में इसके उपबंध दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है। तो निर्वाचन आयोग, भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। यानी भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का प्रावधान किया गया या जीएसटी लागू किया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा। तो ये था 101वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम
पारित किया गया। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था या पंचायतों का गठन ये राज्य सूची का विषय है।